Hello. Can you hear me? Hello. 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 हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी बराबर से? ओके ओके, गुड मॉर्निंग। हाय, हाय टू ऑल। ओके, तो आपका जो क्रैश कोर्स हमने अधूरा छोड़ा था, that we are going to start again, और वापस से शुरू कर रहे हैं। हम पहले से शुरू कर रहे हैं। बेसिक चीज जो हमने बता दी थी वो भी वापस फटाफट हम रिपीट कर देंगे, वो रिवाइज कर रहे हैं और उससे भी डायरेक्टली हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, सबको शुरू करने से पहले, बी सेफ, स्टे एट होम, save yourself, protect yourself and your family. Okay, and you all are going to be a doctor or engineers, so you are highly responsible citizens of India. तो ये जो पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक को हम एक पॉजिटिव वे में लें अगर, कि जब आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर या सक्सेसफुल जब डॉक्टर बन जाओगे, तब आप इस साल को 2020 को कुछ इस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करोगे कि हमने ऐसे पेंडेमिक वाली कंडीशन में भी घर पे रह के भी ऑनलाइन हमने पढ़ाई किया और इतने अच्छे नंबर लाए और हम सक्सेसफुल हुए, है ना। जैसे सब महान लोगों के लिए स्टोरीज होती है ना, कि वो लोग जाने आने के लिए कोई जगह नहीं थी या कोई कन्वीनियंस नहीं था, फिर भी नदी में से तैर के जाते थे, अपने बुक्स जो है सर पे रख के पूरा रिवर जो है वो क्रॉस करके जाते थे और इतने महान बने। कई साइंटिस्ट्स और कई महान लोग जो है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के महान हुए हैं। हमारे इंडिया में से कई सारी स्टोरीज हैं, तो आपके भी वन ऑफ द स्टोरी बन सकती है कि आप इस पेंडेमिक को पॉजिटिव वे में लो और अच्छा स्कोर करो। बहुत ही अच्छा आपको ये स्कोप मिला है। अभी भी स्टिल हमारे पास टाइम है कि हम 1 महीना 1.5 महीना हमारे पास है, जिससे हम जितना भी बचा हुआ है जो हमसे नहीं हो पाया है वो सारी चीजें भी कर लें। ऑलरेडी आप लोगों को हमने एक शेड्यूल दिया भी था, उसके अकॉर्डिंगली हमने रिवाइज कर लिया है, यानी आपका पूरा 11-12 जो है वो रिवाइज हो चुका है। अब हमें जो करना है वो वापस क्विक रिवीजन करना है। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, तो अब शुरू करते हैं वापस। और जैसे आपको शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल मिला हुआ है आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम जियो से शुरू कर रहे हैं। जो हमने छोड़ा था उसी तरह से वापस जहां से शुरू किया था, जहां छोड़ा था वहीं से वापस शुरू कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी पता है और नई चीजें जो है हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब सबसे काम की चीज ये है कि बेसिक नॉलेज आपको है सब कुछ, आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों ने ढेर सारे डाउट्स पूछे हैं, कितने सारे आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व हुए हैं, वेरी गुड। मगर एक सबसे बड़ी बात,
टेलीग्राम ग्रुप पे हम जितने लोग हैं, यानी हम 400 लोग हैं अगर, या 420 430 जितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो वो सारे लोग जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वापस हमने ये शुरू किया है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आपकी जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज आप उस पे डालते जाओ, और आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो उस क्वेश्चंस का हमें, यानी पर्टिकुलरली मैं तो केमिस्ट्री के लिए आपको कहना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो वंस आप एक बार मुझे पर्सनल मैसेज पे डाल दो कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस ये वाले चैप्टर्स के किए हैं। आपको कम से कम बेटा एक एक चैप्टर से, अभी इस कंडीशन में एक एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस करने होंगे। अगर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन किए आपने, तब वो मोर देन सफिशिएंट है अभी के टाइम पे, है ना। और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये लेक्चर्स देख रहे हो प्लस आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। टाइम अपना जो है वो जितना हो सके उतना डिवोट कर दो, है ना। बाकी सारी चीजें चलती रहेगी। आपका जो टाइम है वो मान लो 1 बजे तक आपके लेक्चर चल रहे हैं, 1 से 2 बजे तक खाना वाना खा लो, 2 बजे से लग जाओ, 2 बजे से आपकी पढ़ाई करने के लिए शुरू कर दो, 2 से शाम को 8 बजे तक, यानी आपके पास 6 घंटे हैं, 6 घंटे में खूब सारा काम हो सकता है। 8 से 9 वापस ब्रेक ले लो, 9 से वापस आप पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। मैक्सिमम टाइम अभी दे दो। पूरे 2 साल बहुत मजे कर लिए, पूरे 2 साल बहुत मजे कर लिए आपने। अगर काम किया है तो भी बेनिफिशियल है, नहीं किया है फिर भी बेनिफिशियल है, आपको अब फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। और इसी चीज को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे एक पूरा आपको मैंने चार्ट जैसा बना के दे दिया है, जिसमें जितने डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स हैं उन सारी इफेक्ट्स को भी हम कवर करते जाएंगे और कंसेप्ट्स को जो है वो हम सीखते जाएंगे। ठीक है, चलो नंबर 1 कंसेप्ट्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स और द टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर उसको डिग्री क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं हम। तो अगर कार्बन को मुझे क्लासिफाई करना है तो मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्वाटरनरी में कर सकता हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी में मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ। अब ये है क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वापस जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको बता दें कि अगर कोई भी कार्बन जो है वो किसी एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन। लेट्स से इफ आई हैव CH3, so this carbon is a primary carbon. This carbon is also known as primary carbon. Got it? Simple. कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन अटैच्ड हैं, कोई एक कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो इस वाले कार्बन को बोला जाएगा सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन बोलेंगे। सेम वे if 3 carbon atoms are directly attached to the single carbon, that is tertiary. If 4 carbons are attached, आप जानते हो ना 4 कार्बन भी जोड़ सकते हो आप, एक कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 कार्बन जोड़ सकते हो, CH3 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 एंड CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाटरनरी, ये 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। तो हम जो डिग्री ऑफ कार्बन जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, वो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन उसके बेस पे कर रहे हैं, है ना। तो ये सेकेंडरी, सेम वे टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। देखो क्वाटरनरी से ज्यादा डिग्री वाला कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही टोटल 4 है, तो 4 से ज्यादा तो आप कार्बन जोड़ ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई क्वाटरनरी इज मैक्सिमम। इज इट ओके? नाउ लेट अस मूव टू हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो है वो और कुछ नहीं है, वो कार्बन की डिग्री के साथ ही रिलेटेड है। अगर आपके कार्बन का डिग्री जो है वो 1 है, अगर कार्बन का डिग्री 1 है और उसके साथ जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी प्राइमरी कार्बन, क्यों? क्योंकि यहां तो चारों के चारों वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन कार्बन ने ही ऑक्यूपाई कर ली है, हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं है। दैट्स व्हाई द क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। चलिए, so degree of hydrogen is primary, secondary, tertiary only. Quaternary is not possible. Are you getting this point? Okay.
चलो ठीक। अच्छा, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आपने जो ये इस टाइम पे, आपके पास टाइमलाइन चलती है नीचे, उस टाइम पे आपने यानी 10 मिनट और 5 सेकंड के बाद या 9 मिनट और 7 सेकंड के बाद आपने जो बताया था वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, है ना? और आप मुझे बता देना कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 9.2 सेकंड्स, व्हाटएवर जो भी आपका आ रहा है, ऐसे भेज दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना? ओके, सो ये तो सिंपल चीज है, इसमें समझ में आने वाली कोई चीज नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। नाउ नेक्स्ट थिंग which we have to remember is degree of unsaturation, otherwise double bond equivalent, DBE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बोलते हैं DU। अब ये क्या है? DU जो है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, वो एक्चुअली ऐसे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जो कि लीनियर आल्केन ना हो। लिसन केयरफुली, अगर आपके पास लीनियर आल्केन है तो क्या होगा? लीनियर आल्केन के लिए डीबीई का वैल्यू या डीयू का वैल्यू 0 मिलेगा। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2C + 2 - H - X + N whole by 2. Now what is C? C is the number of carbon atoms in a molecule. What is H? Number of hydrogen atom in a molecule. Number of halogen atoms in a molecule. Halogen could be fluorine, chlorine, bromine, or iodine, whatever, right? And this is the number of nitrogen atom present in a molecule, whatever the molecule you have given, right? उसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल आपको गिवन है, उसी मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन और नाइट्रोजन की वैल्यूज आप देख लो, उसको यहाँ पे पुट करो, उसको डिवाइड करो 2 से, तो आपको मिलता है DU का वैल्यू। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि आपके कंपाउंड के अंदर हैलोजन और नाइट्रोजन दोनों हो, नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मगर ये श्योर है कि कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा ना बेटा, तभी तो ये हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, हैलोजन नाइट्रोजन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज, इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, हमें ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करना है, हम DU फाइंड करेंगे तब ऑक्सीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है वो सफिशिएंट है आपके जितने भी कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स का DU फाइंड करने के लिए। ये तो हुआ मैथमेटिकली DU फाइंड करने का तरीका। अब बात करते हैं कि DU के फायदे क्या हैं, DU से क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है बेटा कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मुझे पता करना है कि क्या इस कंपाउंड में कहीं मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड could be C double bond C, it can be C triple bond C, it can be C double bond O, it can be C double triple bond N, or it can be N double bond O, whatever। किसी भी प्रकार का अगर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल, तो वो आप DU की वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके कंपाउंड के अंदर साइकिल है, साइकिल बोले तो साइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन के साथ जुड़ के ट्राइंगल बना रहा है, साइक्लिक कंपाउंड जानते हो बेटा यार आप, राइट? तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तब भी आपको DU का वैल्यू जो है वो 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 मिलेगा। तो DU की जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके सिस्टम के पास या आपके मॉलिक्यूल के पास, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, स्ट्रक्चर नहीं दिया है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि इसके अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है या फिर साइकिल है या नहीं। ठीक है, वापस से चलते हैं। मैंने DU जब शुरू किया तब मैंने बताया था कि DU किसके लिए 0 होता है? कोई भी लीनियर अल्केन कंपाउंड के लिए, लीनियर अल्केन कंपाउंड के लिए DU का वैल्यू 0 होता है ना? तो अगर अल्केन में देखो तो सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है, प्लस साइकिल भी नहीं है, मतलब DU का वैल्यू क्या रहना चाहिए? 0। इज इट ओके? तो एक चीज यहां पे मेंशन कर दो आप लोग, DU is 0 for normal
otherwise non-cyclic linear alkane compound. Du is 0 for non-cyclic linear alkane compound. अच्छा, अगर du का वैल्यू 1 आ गया तो, अगर du का वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब हो जाएगा या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक साइकिल है, दोनों में से कोई, आइदर और, है ना, या तो डबल बॉन्ड और साइकिल, दो में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं, राइट। du का वैल्यू 1 है तो या तो डबल बॉन्ड या तो साइकिल। du का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि दो डबल बॉन्ड या दो साइकिल, और तीसरी पॉसिबिलिटी है एक डबल बॉन्ड एक साइकिल, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक साइकिल भी हो सकती है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपको, राइट। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये दिख रहा है ना। इस कंपाउंड में यहां पे कार्बन्स हैं, ये है CH2 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 CH2, गॉट इट। और बीच में यहां पे भी एक कार्बन है, मतलब कि इस तरह के कंपाउंड, इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, इसका नाम है स्पाइरो, इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, राइट। अब इस स्पाइरो कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं, और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, C5H8, ये कंपाउंड आपका हो गया C5H8। अब एक काम करो आप लोग, इस C5H8 से जो कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मूला में पुट करो। मैंने यहां पे 5 पुट कर दिया तो 5 2 से 10 हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस 8 कितना होगा, 12 माइनस 8 कितना होगा, 4, और 4/2 करोगे तो कितना हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू 0 0 डाल देंगे, ये है 5, ये है 8, ये 0 0/2, यानी ये 10 प्लस 2 माइनस 8, 12 माइनस 8 मतलब 4, 4/2 मतलब 2, 4/2 मतलब 2, राइट। तो अगर इसके लिए वैल्यू du की क्या आ गई, 2 आ गई। दो साइकिल दिख रही है आपको, हाँ हो सकता है दो साइकिल्स है। अच्छा, अभी मैं क्या बोला, दो साइकिल्स भी हो सकती है या फिर दो डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, चलो चेक करते हैं। मैं अगर 5 कार्बन एटम्स को कुछ इस तरह से लिखूं, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, राइट। यहां पे डबल बॉन्ड पुट करो, यहां पे डबल बॉन्ड पुट करो। अब आप यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो हाइड्रोजन में लगा देता हूं, है ना। तो CH2 CH 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 CH3, ठीक है। तो CH2 CH यानी 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8 हाइड्रोजन, है ना, 8 हाइड्रोजन, गेटिंग अ पॉइंट। तो क्या हो गया, ये दो डबल बॉन्ड हो गए तो भी आपका कंपाउंड जो है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है, अगर दो साइकिल्स हो गए तभी वही आपका कंपाउंड जो है वो फॉर्मूला शो करेगा। मतलब कि या तो du का वैल्यू 2 है, अगर du का वैल्यू 2 है तो ये दो साइकिल्स हो सकती है या फिर दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, एक साइकिल भी हो और एक डबल बॉन्ड भी हो। चलो वो वाला भी बना देते हैं, वो वाला भी बना देते हैं, हमारे पास है जगह यहाँ पे। एक मैं साइकिल बना रहा हूं, एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे, और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए, अब 2 कार्बन बच गए, तो यहाँ पे लिख रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2, तो 3 2 5 कार्बन हो गए। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 1 3, यहां पे भी एक हाइड्रोजन होगा ना, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, ये होता है CH2,
ये भी होता है CH2, ये होता है CH, 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, मतलब कि एक साइकिल भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज इफ du is 2 डबल बॉन्ड, 2 साइकिल और 1 साइकिल 1 डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास C5H8 फॉर्मूला गिवन है तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अब शायद किसी को क्वेश्चन हो कि सर हमें इन तीनों में से पता कैसे चले कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो आपको ये फॉर्मूला के साथ थोड़ी इंफॉर्मेशंस भी दी होगी, C5H8 में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशंस भी दी होगी कि ऐसा हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है, वो केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, ये अनसैचुरेशन शो कर रहा है, ये साइक्लिक नेचर शो कर रहा है, ऐसी आपको कहानियां भी दी होगी, राइट। तो उस कहानी से आप पता कर सकते हो कि आपका किरदार कौन सा है, मतलब आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। इज इट ओके? तो DU जो है वो अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि DU से ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Now let us jump to the another topic, that is functional groups. There are 17-18 functional groups. Total functional group जो है वो कितना है? 17-18 functional groups हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में लिखवाया भी था, जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, अगर जिन लोगों ने नहीं पता है या फिर जिनके पास नहीं है तो उनको मैं स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला एक पूरा, इसका नाम, स्ट्रक्चर और सफिक्स प्रीफिक्स वाला एक पूरा लिस्ट आपको दे देता हूँ। आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे वो पोस्ट कर दूंगा, है ना, उससे आप कॉपी कर लेना पूरा, है ना। और हमारे ऐप पे आप लोगों को ऐप पे अभी ऐड कर दिया जाएगा, तो ऐप से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अभी डाल देता हूँ। इज इट ओके? राइट। हम जो डीबीपीज जो हम पहले जैसे अभी आप लोग सॉल्व कर रहे थे, सेम वे हम डीबीपीज भी डालते रहेंगे हर एक चैप्टर के लिए। इज इट ओके? सो स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स और सफिक्स का लिस्ट जो 17-18 फंक्शन ग्रुप से उसका भेज रहा हूं। आपका काम ये है कि आपको वो सफिक्स प्रीफिक्स याद करने हैं और मैं एक प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, वो आपको सॉल्व करके मुझे वापस देंगे। इज इट ओके? अब क्लियर है सबको? तो ये वाला पॉइंट 2 सेकंड के लिए आप रीड कर लो, मैं वापस आ रहा हूँ। यही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस, चलो, गॉट इट। नाउ इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे कैन मूव अलोंग द मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो कहीं ना कहीं घूम सकते हैं, राइट। तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये दो तरह की होती है, ये दो तरह की पॉसिबिलिटी है इसमें। एक जो इफेक्ट है वो है परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट्स होती है, और दूसरी जो है वो है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो हमेशा के लिए, सदा के लिए उस मॉलिक्यूल के अंदर रहती है, उसको बोलेंगे हम परमानेंट इफेक्ट, राइट। मतलब बेंजीन जो है, उस बेंजीन को मैं किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना कराऊं, केमिकल रिएक्शन में मैंने यूज नहीं किया है, फिर भी उसके अंदर रेजोनेंस तो है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये परमानेंट इफेक्ट है। उसको एक बॉटल में बंद करके रखो या फिर आप किसी केमिकल रिएक्शन में उसको पार्टिसिपेट कराओ, दोनों ही किस्सों में, दोनों ही केस में वो रेजोनेंस शो करेगा, तो वो है परमानेंट इफेक्ट। तो ऐसी परमानेंट इफेक्ट जो है वो कितनी है? तीन परमानेंट इफेक्ट्स हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें प्लस आई और माइनस आई टाइप के इफेक्ट्स हैं। रेजोनेंस, जिसको हम प्लस आर और माइनस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेजोनेंस को कई बार मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, दोनों नाम रेजोनेंस के ही हैं, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये प्लस आर माइनस आर से, और इसको प्लस एम और माइनस एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड थर्ड वन इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को भी मैं प्लस एच और माइनस एच से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको भी हम प्लस एच और माइनस एच दिखा सकते हैं, राइट। अब ये सॉरी,
ये प्लस और माइनस का क्या फंडा है? देखो, प्लस आई का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शन ग्रुप कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन सारे फंक्शन ग्रुप्स को बोला जाता है प्लस आई टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, पर शर्त है कि ये फंक्शन ग्रुप जो भी अटैच्ड है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं उसको? प्लस आई और या माइनस आई में बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट है। ये इफेक्ट जो है ये सिग्मा बॉन्ड के साथ रिलेटेड इफेक्ट है। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो वो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। उसको बोला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। डोनेटिंग तो प्लस, विड्रॉइंग तो माइनस। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है ये पाई बॉन्ड इफेक्ट है। ये पाई बॉन्ड इफेक्ट है। ये लाइफ ऑफ पाई है। मैंने बोला था लाइफ ऑफ पाई। पाई बॉन्ड की क्या जिंदगी है? पाई बॉन्ड की जिंदगी क्या है? एक कटी पतंग है बेचारा। वो रेजोनेंस में या इस एटम के पास या उस एटम के पास, ये वाले मॉलिक्यूल के पास, ये वाले मॉलिक्यूल के पास घूमता रहता है, राइट? मतलब उसकी जो है वो कोई लाइफ नहीं, वो घूमता ही रहता है, घूमता रहता है। उसको बोला जाता है रेजोनेंस। और घूमने के लिए, एक जगह से इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पे डीलोकलाइज करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? मॉलिक्यूल खुद। मतलब बेंजीन में अगर रेजोनेंस है ना, तो वो रेजोनेंस बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन है उनकी एनर्जी यूज करता है। मतलब रेजोनेंस जो प्रोसेस है वो रेजोनेंस प्रोसेस क्या है? एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है? लो। मॉलिक्यूल की एनर्जी वो कम कर देता है, जिससे तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती। अच्छा है, रेजोनेंस अच्छा है, दाग अच्छे हैं इस तरह से, राइट? रेजोनेंस अच्छा है। मगर ये क्या है बेटा? पाई बॉन्ड इफेक्ट है। मतलब जो भी कोई फंक्शन ग्रुप पाई बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो उसको मैं विड्रॉइंग है तो माइनस आर, और अगर वो डोनेटिंग है तो प्लस आर के फॉर्म में बोलूंगा या फिर दिखाऊंगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल दूंगा तो दोनों इजीली आप समझ सकते हो। फाइन, चलो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए, मैंने जो पहला केस बताया आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाला, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास है CH3, CH2, CH2, NO2। अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है तो इस वाले कंपाउंड में जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप, अच्छा, प्लस आई और माइनस आई का एक सीक्वेंस है, दोनों का प्लस आई माइनस आई का सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस ऑलरेडी मैंने लिखवाया भी था, मगर वापस से फिर से अगर आपके पास है या नहीं है, मैं एक वापस आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, वो है ना, वो सीक्वेंस भी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो जो चीजें आपको बोल रहा हूँ कि ये भेजूंगा, मैं वो भेजूंगा, ऐसा जो भी है वो नोट करते जाना। हाँ, क्या क्या चीजें सर भेजने वाले हैं, आपको भी याद रहेगा, राइट? चलिए, तो ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। यानी नाइट्रो जो है वो क्या करता है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये विड्रॉ कर रहा है तो कौन से बॉन्ड से कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये विड्रॉ करेगा तो सिग्मा बॉन्ड से विड्रॉ करेगा। अगर डोनेट करेगा तो क्या होगा? अगर मान लो कोई डोनेटिंग ग्रुप है, CH3, CH2, CH2, और यहां पे मैं एक डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं COO माइनस। COO माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, तो ये डोनेट करता है। ठीक है, तो ये इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड ही है आपके मॉलिक्यूल में अगर, या फिर ये फंक्शन ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है,
ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो उसको बोलूंगा मैं प्लस आई, और इसको मैं बोलूंगा माइनस आई। गेटिंग अ पॉइंट? ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर यही फंक्शन ग्रुप है, सुनना बराबर से, जागते रहो, लक्ष्य दे, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NO2, CH3, CH double bond, CH and C double O minus. Still, this nitro group is electron withdrawing. Still, it is electron withdrawing, and this C double O minus is electron donating. But now, this nitro group is attached with the double bond. This C double O minus group is attached with the carbon, which is having double bond. तो अगर इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसको मैं माइनस ही बोलूंगा, मगर मैं बोलूंगा R, और माइनस M, इसको बोलूंगा मैं प्लस R और प्लस M। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, M भी बोलो तो भी वही है, R भी बोलो तो भी वही, दोनों सेम है। कई बुक्स जो है वो R यूज करती है, कई बुक्स जो है वो M यूज करती है। खैर हमारा एनसीईआरटी भी R और M दोनों में लिखता है, और एग्जाम्स में भी R और M दोनों पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस ही मेसोमर है, मेसोमर ही रेजोनेंस है। एयरलाइन डिफरेंस है, बताऊंगा मैं, मगर वो एडवांस लेवल के लिए काम का है। तो वापस आ जाओ, चलो बैक टू द बिजनेस। सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसा फंक्शन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड है, जो सिंगल बॉन्ड के साथ है तो ये प्लस आई, ये माइनस आई होगा। अगर फंक्शन ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, किसी भी सूरतों में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल दोनों, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए मैं बोलूंगा R प्लस R और माइनस R। ये बात क्लियर हुई बराबर से? और कुछ नहीं है, ग्रुप्स तो वही है, मगर उनका किसके साथ अटैचमेंट है उसके हिसाब से वो रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाएगा। इज इट ओके टू ऑल? फटाफट से ये देखो और मुझे डन करके बताओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके फाइन, चलो थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं मैं। ओके, डन डन डन। भावना में बह जाते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते भावना में बह जाते हैं, हमें लगता है कि आप लोग सामने बैठे हो, करते। इतना क्लियर? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज है, इसलिए क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड है। ये चीज जो है सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड है। देखते हैं कैसे होता है। ओके देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, गॉट इट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं थोड़ा सेफ बोर्ड में लिख रहा हूं, इसको थोड़ा ओपन करके ओपन स्ट्रक्चर लिखता हूं। इस कार्बन के साथ मैं तीनों हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। इज इट ओके? अब देखना, अब इस कंपाउंड में अगर हम ये वाला हाइड्रोजन मिटा दें या फिर ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दें, जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कार्बन क्या रहेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, आप देख सकते हो A डबल बॉन्ड B
और C पे माइनस, यानी ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड और उसके पास प्लस, मतलब रेजोनेंस वाला सीक्वेंस आ गया। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस आपको दिखाई देगा इस हाइड्रोजन को रिमूव करने पे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है वो भी इस सिग्मा बॉन्ड पे ब्रेक होने के बाद रेजोनेंस शो कर सकता है। मतलब इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, वो टूटना चाहिए, और पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, वो भी टूट के रेजोनेंस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे होता है। अगर इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, HCH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, CH वो मिटा देते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला H हमने निकाल दिया। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला ही बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला भी हो सकता है। सो व्हाट आई गेट इज और माइनस ये CH डबल बॉन्ड CH2, चलो ठीक है, तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला H निकल जाए, तो CH डबल बॉन्ड CH2, H ऐसे ही रह गया, ये H प्लस है, ये माइनस है, तो ये हमारे पास है थर्ड पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। गॉट इट? सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 3 जगह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, या 3 हाइड्रोजन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स मुझे मिल रहे हैं, यानी मुझे कितने अल्फा H मेरे पास है, 3 अल्फा H है। अल्फा बोले तो जिस फंक्शन ग्रुप को ये CH3 अटैच्ड है, यानी यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, तो इस फंक्शन ग्रुप के साथ, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोला जाएगा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो जाएंगे, 3। क्यों, क्योंकि तीनों से एक, तीनों में से, यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होके 3 मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो जब भी आपको कहीं पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, लेट्स से ऐसा एक कंपाउंड आपको गिवन है। इस कंपाउंड में आपको चेक करना है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको उस डबल बॉन्ड को घेर लेना है, उस डबल बॉन्ड को घेर लो, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, बोले तो एडजेसेंट कार्बन पे, जिसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, उसके बाद अगर होगा तो बोलेंगे डेल्टा कार्बन, ये गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीटा ईटा थीटा। ओके, तो डबल बॉन्ड को घेरो, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन चेक करो, वहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर 2 है तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा H2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा H है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा, 2। यहाँ पे हो जाएंगे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। इज इट ओके? वापस से बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, जो नहीं बोलता वो और सिखाता हूं मैं। वापस से सुनो, अल्फा कार्बन पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही आपको चेक करना है, गलती से भी बीटा को मत देखना, समझे बेटा? बीटा को नहीं देखना है, क्या देखना है, सिर्फ अल्फा को देखना है, ये गलती ना हो जाए, राइट? ओके, चलो एक और कंपाउंड दे रहा हूं, चेक करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें कितने अल्फा H है हमें चेक करना है, तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को घेर लो, डबल बॉन्ड को घेरो, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे चेक करो कितने हैं अल्फा H, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। क्यों?
क्योंकि डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला कार्बन है ना, जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा, सो देयर आर 6 अल्फा H। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे? 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स यहां पे हमें मिले। इज इट फाइन? राइट। अब आप लोगों को बताना यह है कि इस तरह से मैक्सिमम कितने अल्फा H हो सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे कितने अल्फा H में एक डबल बॉन्ड के आसपास बना सकता हूं। आप कमेंट करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज दिस मच एंड मिनिमम इज दिस मच, राइट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बताना है और मिनिमम कितना हो सकता है बताना है ना। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अल्फा H को कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्टेंट ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पूछे जाए तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H है वही उसका नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है। यहां पे बॉन्ड नहीं है ना, इसके बाद क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद रेजोनेंस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था या फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कांसेप्ट जिस साइंटिस्ट ने दिया था तो उसका नाम था बेकर नाथन। उसका नाम है बेकर नाथन, अदरवाइज बेकर नाथन, एक बार इसको नाथन भी बोलते हैं, चलिए नेथन है, बेकर नाथन, राइट। बेकर नाथन प्रोसेस जो है वो भी है हाइपर कॉन्जुगेशन। इज इट ओके? मैंने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन बता दिया, डबल बॉन्ड को घेरो, उसके आसपास वाले अल्फा कार्बन को कैलकुलेट करो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। और कहां पे ये एप्लीकेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर ऐसे कौन से कंपाउंड के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज कर सकते हैं? अगर हमारे पास कार्बोकैटायन है या फिर हमारे पास है फ्री रेडिकल, तो इन दोनों केस में भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। इन दोनों में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। अगर मान लो ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहां पे कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो जैसे डबल बॉन्ड को घेरा था ना, पॉजिटिव और यानी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल को भी घेर लो, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को आप काउंट कर लो, उसमें हाइड्रोजन, इसको अल्फा का हाइड्रोजन बोलेंगे, 6 अल्फा H, 6 अल्फा H, यहां पे कितने हो जाएंगे? 6 अल्फा H। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पे कितने होंगे? 6 दोनों, राइट। इज इट ओके? ये क्लियर है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 चीजों पे अप्लाई कर सकते हो, डबल बॉन्ड, कैटायन एंड फ्री रेडिकल। एनायन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं। क्यों? देखो रीजन बताता हूं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मान लो ये वाला हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो यहां पे माइनस और यहां पे प्लस हो गया, इसको एज इट इज रखते हैं। तो ये माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है या फिर रेजोनेंस पॉसिबल है। जबकि अगर हमने लिया कार्बोनाइन और ये वाला हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तब तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? बहुत ही भयंकर जंग हो जाएगी ना, ये तो फाइट हो जाएगी, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। मतलब कार्ब एनायन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन है तो डेफिनेटली फ्री रेडिकल के लिए भी हो गई, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों का प्रॉपर्टीज सिमिलर। इज इट ओके? तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन
फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड, तीनों का अप्लाई होता है। घेरो कार्बोकेटायन को, फ्री रेडिकल को, डबल बॉन्ड को घेरो, उसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन्स हैं। इज इट ओके? आपको मुझे ये भी कमेंट करके आंसर में बताना है टेलीग्राम पे, अभी नहीं, अभी आप कमेंट करोगे तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, देखूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना। तो आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेजो कि कितने डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, कितने कार्बोकेटायन के साथ पॉसिबल है, और कितने फ्री रेडिकल कार्बन के साथ पॉसिबल है। मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये आप आंसर मुझे भेज सकते हो। गॉट इट? चलिए मिटा देते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं और एक इफेक्ट पे। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में लास्ट जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट है। वो तभी अप्लाई होता है जब आपका कंपाउंड जो है वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, तभी ये टेम्पररी इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंपाउंड ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब तक हम इन दोनों को मिक्स नहीं करते ना, तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता या डेवलप नहीं होता। मगर जैसे ही हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को अलग अलग वेसल में रखा है, दोनों अलग अलग बॉटल में भर के रखा है, तब कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना, वो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अपने बॉन्ड ब्रेक होके कहां चला जाएगा, वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड N है, तो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, so carbon becomes positively charged, oxygen becomes negatively charged. So what you will get is CH3C single bond O and CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N की जगह पे अब क्या हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चला गया, नाइट्रोजन पे चला गया। फर्दर ये और एक पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वापस ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वापस बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो आपको मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N अगेन, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग H प्लस एंड Cn माइनस। तो Cn माइनस ज्यादातर हम लिखते ऐसे हैं, मगर ये गलत है। Cn माइनस ऐसा नहीं होता, Cn माइनस में C और ऐसा होता है। ये OH माइनस के लिए भी हम गलती करते हैं, OH माइनस इस तरह से लिखते हैं, मगर ओरिजिनली OH माइनस ऐसा लिखना चाहिए। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। वैलेंसी के हिसाब से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज होता है। सेम देखो यहाँ पे वही हुआ, कार्बन becomes negatively charged, हाइड्रोजन becomes positively charged। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो साइनाइड वाला कार्बन है वो इस कार्बन के साथ। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट CH3 C OH Cn and CH3। This is the final product। तो ये हुआ क्यों, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, एक आपका सबस्ट्रेट और आपका रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट अटैक करता है इस
सबस्ट्रेट के ऊपर। ये जो अटैक है उस अटैक की वजह से आपको फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रही है उसके लिए रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल। रिएजेंट चेंज कर दो, यही सबस्ट्रेट रखो, प्रोडक्ट आपको कुछ अलग मिलेगा। इसकी जगह पे मान लो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लिया मैंने, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लिया तब तो मुझे फाइनली यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, मुझे यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल मिलना शुरू हो जाएगा। इज इट ओके? तो रिएजेंट चेंज किया तो सेम आपके सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आपको डिफरेंट मिलता है। इज इट फाइन? तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये मेनली 4 इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें जो पहली 3 है, मतलब जो परमानेंट इफेक्ट्स हैं, तीनों परमानेंट इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या फिर इंटरमीडिएट को डिसाइड करने के लिए। वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट 3 इफेक्ट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन और टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और इट्स इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकेटायन, कार्बेनायन या फ्री रेडिकल, इन तीनों का स्टेबिलिटी डिसाइड करना है, फिर भी हमें रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट वाला जो 4th इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे इनिशिएट करा जाता है, कैसे कोई रिएक्शन होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है इस तरह से। ठीक है, तो ये चारों इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही काम की है, बहुत जरूरी इफेक्ट्स हैं। इज इट टू ऑल? सबको समझ में आ गया? राइट, चलो 1 मिनट दे रहा हूं, इसको वापस स्टडी करो, बराबर से देख लो। ओके, वेरी गुड, चलो डन। देखो, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये 3 टेम्पररी इफेक्ट और एक आपका परमानेंट इफेक्ट, सॉरी 3 परमानेंट और एक टेम्पररी इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो अगर समझ में आ गया तो आपका जीओसी काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है उसमें जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए क्या क्या हम सीक्वेंस जो है वो यूज करेंगे, क्या क्या चीजें हम दिमाग में रखेंगे। ये भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मगर फटाफट वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जाते हैं। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल इन कार्बेनायन और रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके कंपाउंड में रेजोनेंस है या नहीं, रेजोनेंस है या नहीं वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे हाइपरकंजुगेशन और लास्ट में डिसाइड करेंगे प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई। और अगर इन सारी चीजों में यानी कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें एरोमेटिसिटी भी है, उसमें रेजोनेंस भी है, उसमें हाइपरकंजुगेशन भी है, प्लस आई माइनस आई भी है, सेम है, सिमिलर है,
तब लास्ट में जाके हम चेक करेंगे उसका स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्कीनेस वाला पार्ट जो है लास्ट में चेक करा जाएगा। मगर यहां तक ये चारों पॉइंट जो है यहां तक तो हम डिसाइड कर ही लेंगे कि आपका कंपाउंड जो है उसमें स्टेबिलिटी कितना है या फिर कार्बोकेटाइन कार्बोनेट का स्टेबिलिटी कितना है। इज इट ओके? राइट, चलो फटाफट एरोमेटिसिटी के लिए बता देता हूं। एरोमेटिसिटी जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एरोमेटिसिटी में कंपाउंड होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक और लास्ट में होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एक एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक को डिसाइड करने के लिए ह्यूकेल्स रूल या फिर हकेल्स रूल यूज किया जाता है। हकेल के हिसाब से क्या होता है, जिस कंपाउंड में 4n+2 जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपाउंड आपका क्या है, एरोमेटिक है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक है। और अगर एक भी कार्बन या फिर कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो वो नॉन एरोमेटिक है। यही 3 चीजें मेन हैं जो हम इन तीनों के लिए दिमाग में रखेंगे। इसके लिए और भी रूल्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, मैं लिखा है अभी मैंने एक बार वापस बोल भी देता हूं। मैं फर्स्ट किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी अगर डिसाइड करनी है आपको तो पहला काम क्या करोगे, वो आपका कंपाउंड साइक्लिक है या लीनियर वो देखोगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है इन दोनों के लिए, फर्स्ट पॉइंट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कि आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहली बात साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इन दोनों के लिए, पहला पॉइंट साइक्लिक, दूसरा पॉइंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होने चाहिए। जो आपके एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। और आपका मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस होना चाहिए। राइट, रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट। तो अगेन मैं आपको बता सकता हूं, यहां पे वापस से चेक करो। एरोमेटिसिटी में क्या करोगे, एरोमेटिसिटी में पहली चीज हम ये चेक करेंगे कि क्या आपका कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है। यस, अगर साइक्लिक है तो हम उसको या तो एरोमेटिक में या तो एंटी एरोमेटिक में रखेंगे। अगर आपके कंपाउंड के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो भी मैं इसको, यानी सारे एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो भी मैं क्या कर सकता हूं, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बोल सकता हूं। अगर प्लेनर है और रेजोनेंस है तो भी इन दोनों में हो सकता है। तो डिफरेंस कहां पे आएगा, पहले 4 पॉइंट तो सही है, सेम है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि 4n इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 4n pi इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहले मैं एरोमेटिक के लिए एग्जांपल ले रहा हूं और मैं शुरू कर रहा हूं 3 मेंबर रिंग से। साइक्लिक होना चाहिए ना, तो मैं 3 मेंबर रिंग से शुरू कर रहा हूं। तो मेरे पास है यहाँ पे 3 मेंबर रिंग। ठीक है, 3 मेंबर रिंग में क्या होना चाहिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, सारे sp2 है तो प्लेनर है। रेजोनेंस है, हाँ है, A डबल बॉन्ड B CK+, A डबल बॉन्ड B CK+, तो ये भी रेजोनेंस भी है। चलिए ठीक है, तो चारों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। 3 मेंबर रिंग ही है, हाँ साइकिल है, सारे sp2 है, हाँ sp2 है। क्या प्लेनर है, यस प्लेनर भी है। क्या इसमें रेजोनेंस है, हाँ है, A डबल बॉन्ड B CK- चार्ज, मतलब ये रेजोनेंस भी है इसमें। तो ये दोनों कंपाउंड पहली 4 बातों में, तो पहले 4 पॉइंट्स में तो सिमिलर चल रहे हैं, सेम जा रहे हैं चारों चीजों में।
तो ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो क्या चेक करना है मुझे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, प्लस चार्ज मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4n+2 में मैच कर रहा है क्या? 4n+2 में ये वैल्यू आप n की वैल्यू 0 डाल दो, n की वैल्यू जो है वो 4n+2 में 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, 4n+2 में ये 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, जबकि ये वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट हो सकती है। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना? ये समझा? 4n+2 में 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 2। हाँ, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। फायदा ही नहीं ना कुछ। अगर पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रेजोनेंस कैसे होगा? मैंने बताया ना भाई, रेजोनेंस लाइफ ऑफ पाई है। पाई बॉन्ड जब तक नहीं होगा तब तक रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो भूल जाओ ना कहानी। मतलब ये n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, n का वैल्यू हो सकता है 1 टू इनफाइनाइट। 1 पुट करो, कितना हो जाएगा? 4। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है? टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये कंपाउंड आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। सारे ऐसे कंपाउंड्स के लिए आप चेक कर सकते हो। इज इट ओके? ये क्लियर है ना? ऐसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का एक लिस्ट आपको भेज रहा हूं वापस से, और उसमें आपको चेक करके बताना है कि कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है। इज इट ओके? क्लियर है सबको ये? राइट? चलिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के लिए एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन और प्लस आई माइनस आई की रिक्वायरमेंट है। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को मैंने आपको डिफाइन कर दिया, मैंने बता दिया कैसे चेक करोगे। इन दोनों के लिए 4 पॉइंट सेम है, सिर्फ एक ही जगह पे ये डिफरेंस आता है। इज इट ओके? तो आज के लेक्चर में हम यहां तक डिस्कस करते हैं, हम जाएंगे यहां से आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, बी सेफ, ओके? चलो, बाय बाय।